आप सभी को मेरा नमस्ते और आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडिया अपडेटेड पे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आ चुके हैं, हेमोफीलिया। सुना सुना सा नाम लग रहा होगा। अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना तो आज सुन लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, जान लेंगे। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी, जिससे पीढ़ियाँ 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 ये सफ़र करते आ रही है। तो आज इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में, कि इसके इसके परिचय के बारे में बहुत डिटेल से आज हम देखेंगे। और इसे हर व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप स्टूडेंट हो या आप एक बुजुर्ग हो, आप इसे देख सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि इसमें आज हमने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है, इससे रिलेटेड, कि हेमोफीलिया आखिर है क्या। इससे ग्रसित अगर आसपास भी आपके लोग होंगे ना, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे, जरूर कर पाओगे ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स के, कितने प्रकार के होते हैं। हेमोफीलिया डे हम कब मनाते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ देखेंगे। इसके अदर कुछ और दूसरे नामों से कैसे जाना जाता है, उससे वैसे भी देखेंगे। कुछ अदर इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि हेमोफीलिया आखिर कब से है और कौन कौन लोग इससे सफ़र करते आए हैं। एंड नाउ द फाइनल, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इतने प्रॉब्लम्स और इसके प्रकार और इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, तो ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करने का फ़र्ज हमारा ही है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो हेमोफीलिया आखिर है क्या? यह एक वंशानुगत बीमारी है। वंशानुगत बीमारी क्या होती है? जो वंश दर वंश चलती है। आज एक जनरेशन को है, फिर ये दूसरे जनरेशन को भी होगी। पेरेंट जीन्स चेंज होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और ये माता पिता से बच्चों तक भी ये बीमारी पहुंचती है। इसलिए इसे वंशानुगत हेरिडेटरी डिजीज कहते हैं। नाउ, इस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का कैसे जमता है? आप देखोगे, आपकी जब हाथ कट जाती है, वहाँ पे ब्लड है ना, तुरंत जम जाता है। अगर वो ब्लड जमेगा नहीं तो वो लगातार बहता रह जाएगा। इस बीमारी का बेस समझना बस यही है। हेमोफीलिया उस बीमारी को कहते हैं जहां खून बहना बंद हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका हाथ कभी कट गया और वहां से खून बहना बंद नहीं हुआ, तो क्या होगा? हमारे बॉडी का ब्लड बहते 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 धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक अगर बॉटल में एक लीकेज आ जाए और उस लीकेज को आप बंद मत करो, कहीं से भी लीक कर दो उसको नीचे से, तो वो पानी बहते बहते एक तो खत्म हो जाएगा। और ब्लड इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो अगर वो ब्लड खत्म हो जाता है तो ह्यूमन की डेथ हो जाती है, इंसान मर मर सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है, वो क्या है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो गाइस, क्योंकि इससे ऐसे ऐसे बीमारियों से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपको अवेयर करते रहेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करना है, यूटिलाइज करना है टाइम। मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम यूटिलाइज करना है हमें, राइट। तो आज यूटिलाइज करेंगे, सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। हम देख रहे थे इंट्रोडक्शन के बारे में, ब्लड क्लॉट कैसे होती है, ब्लड क्लॉट की वजह से क्या होता है। और नाउ ये जो है, इसे हम एक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं, यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज कहते हैं। अब सेक्स लिंक्ड डिजीज कैसे कहते हैं, अभी हम आगे में देखेंगे कि कैसे इसको क्यों कहते हैं। मैं आपको वहां पे याद दिलाऊंगा कि इसे एक्स लिंक्ड डिजीज क्यों कहते हैं। नाउ, इफ द फादर हैज हेमोफीलिया, यदि पिता को हेमोफीलिया है और माता सामान्य है, तो ऐसे स्थिति में कोई भी पुत्र ग्रसित नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये कहने में आपको सिचुएशन दिखाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी हमने बात किया ना एक्स लिंक्ड। देखिए, क्रोमोजोम होता है, थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए। क्रोमोजोम होता है, एक्स वाई क्रोमोजोम मेल्स में होते हैं एंड एक्स एक्स क्रोमोजोम फीमेल्स में होते हैं ना। तो एक चांसेस ही होते हैं, चूंकि आप याद रखना, ये बीमारी हेरिडेटरी है, वंशानुगत है। वंश 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 दर वंश ये फैलती जाती है। तो ठीक है, अगर किसी माता या किसी पिता को अगर ये है, तो क्या चांसेस हैं कि उनके बच्चों में, अगर उनका बच्चा मेल होगा, पुरुष होगा, तो उसमें क्या चांसेस है होने के, और अगर महिला होगी तो क्या होगी। तो 50% चांसेस होते हैं, क्योंकि जब क्रोमोसोम जब एक्सचेंज होता है, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्स वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल्स में होते हैं एंड एक्स एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में होता है। नाउ, अब जब ये एक्सचेंज होगा तो एक्स वाई, देखो, अगर मैं आपको बता दूं, अगर महिला पीड़ित है, आप ग्रीन कलर से देख सकते हो, इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम को, तो बच्चे पे असर कहाँ पे पड़ेगा? 50% चांस ऐसा होगा कि बच्चा हेमोफीलिया से ग्रसित हो सकता है। एंड इन द केस ऑफ फीमेल, 50% चांस ऑफ अ डॉटर द कैरियर ऑफ
हेमोफीलिया जीन। और हेमोफीलिया जीन अगर आपके बॉडी में होगी, देखो जीन म्यूटेशन का काम है, जीन म्यूटेट हो जाते हैं। जीन जैसे ही दूसरे जनरेशन में जीन जाती है ना, वो जीन म्यूटेट होके और उस बीमारी को फिर से कॉपी करने लगते हैं, राइट। जीन का काम है कॉपी करना। तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसके कॉज के बारे में। हम बात कर रहे थे कि यदि पिता को हेमोफीलिया है और माता सामान्य है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुत्र ग्रसित नहीं हो सकेगा, लेकिन सभी पुत्र हेमोफीलिया जीन की वाहक हो सकती है। मीन्स इफ द फादर हैज हेमोफीलिया एंड द मदर इज नॉर्मल, इन सच अ सिचुएशन नो सन विल बी एबल टू सफर बट ऑल द डॉटर कैन बी कैरियर ऑफ हेमोफीलिया जीन, राइट। चलिए, लेकिन यदि माता ग्रसित है, अगर माता ग्रसित है और पिता सामान्य, तो ऐसे में 50% पुत्र और पुत्रियां दोनों हेमोफीलिया के वाहक हो सकते हैं, राइट। तो यही मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 50% चांसेस जो मैं आपको बता रहा था डॉटर्स के, कि अगर माता अगर उनसे सफ़र करती है, इफ़ मदर, ये डायग्राम उसी को दिखाता है कि अगर फादर नहीं है हेमोफीलिया से ग्रसित और सिर्फ माता है, तो इस कंडीशन में 50% चांसेस होती है कि वो जो उनसे होने वाली जो फीमेल इन्फेंट होगी, फीमेल चाइल्ड होगी, वो कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो सकती है। नाउ तो ये तो एक चांसेस थे। अब हम देखेंगे हीमोफीलिया के क्या कारण है। हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन और चेंज। मैंने आपको बताया म्यूटेशन या चेंज हो जाता है जीन्स में। अब जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आपको पता है हमारे बॉडी में, अगर नहीं पता तो हम इस पर अलग बनाएंगे, एक डिफरेंट ही पार्ट है, हम बहुत डीप में चले जाएंगे। नाउ तो जीन्स का म्यूटेट हो जाते हैं, दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन। जो प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो खून को रोकने के जिम्मेवार जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी में, उनको बनने से रोकता है। दिस चेंज और म्यूटेशन कैन प्रिवेंट द क्लॉटिंग प्रोटीन फ्रॉम द वर्किंग प्रॉपरली, उनको रोकता है उस चीज़ से। दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोजोम। ये जीन है वो एक्स क्रोमोजोम में होते हैं। अभी आपको मैंने पिक में यहाँ पे दिखाया था कि एक्स क्रोमोजोम आप देख सकते हो इस ग्रीन कलर में, एक्स क्रोमोजोम कैसे अफेक्टेड है, राइट। तो देखिए आज हम बहुत डिटेल्स में हेमोफीलिया को पढ़ रहे हैं, और हेमोफीलिया अगर आपने यहाँ पे अपना वक्त अच्छे से दे दिया ना, इसके बाद आपको कहीं भी हेमोफीलिया के बारे में आप जब सुनोगे ना, तो आप एज अ डॉक्टर बिहेव करोगे। आपको लगेगा नहीं एज अ डॉक्टर नहीं, अब मैं ये आपको कह सकता हूँ कि आपको एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस होगा इस टॉपिक पे, और ये कभी से एक अनसुना, ये एक अनजाना टॉपिक नहीं लगेगा। नाउ हम बात कर रहे थे एक्स क्रोमोजोम पे। एक्स क्रोमोजोम में लोकेट होता है, मेल हैव वन एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम हमने बात किया कि मेल के पास एक्स वाई क्रोमोजोम होती है एंड फीमेल के पास एक्स एक्स। और यही कारण है कि लड़का हो या लड़की हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये मेल्स की होती है। बट आवर सोसाइटी, आवर टिपिकल इंडियन सोसाइटी, हम हमेशा ब्लेम किसको करते हैं? आवर मदर्स, है ना। हम जिसे देवी कहते हैं उन्हें हम कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट साइंटिफिकली वी मेल आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो ये सोचना है हमें थोड़ा सा। देखिए आप समाज को में फैलाइए ये चीज़ें थोड़ा सा, है ना। हमें ऐसे ही तो हमें सीखते जाना है और चेंज करते जाना है। हाँ ना। तो अभी हमने क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर लिया, और हमने एक बहुत सुंदर सा पिक देख के समझा कि कैसे ये चीज़ें होती है। हेमोफीलिया क्या क्या कर सकता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कर सकता है? ब्लीडिंग विद इन जॉइंट्स दैट कैन लीड टू क्रॉनिक जॉइंट डिजीज। क्रॉनिक जॉइंट डिजीज हो सकती है इससे। आप समझ रहे हो, क्रॉनिक जॉइंट डिजीज हो जाए, क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग जॉइंट्स के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से। नाउ ब्लीडिंग इन द हेड एंड समटाइम्स इन द ब्रेन। अब सोचो, ब्रेन में भी इससे ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ब्रेन में ब्लीडिंग होएगी तो आप समझ सकते हो कि ये किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी अब किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए कितनी खतरनाक स्थिति है। एंड दिस फाइनली रिजल्ट टू पैरालिसिस नाउ एंड डेथ कैन ऑकर इफ द ब्लीडिंग कैन नॉट बी स्टॉप्ड। और ये खून अगर रोका नहीं गया, जो कि ज़्यादातर टाइम में बहुत, आजकल तो थोड़ी सी हम इस पे साइंस ने एडवांसमेंट पा ली है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बट पहले के टाइम में ये चीज़ें एकदम अनक्योरेबल थी, नहीं ठीक हो पाती थी, इसलिए उस टाइम पे डेथ हो जाती थी। और ये वाइटल ऑर्गन्स में अगर मान लो ब्लड क्लॉटिंग होती है, वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन। अब ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो हम कैसे उसको, अगर नहीं रुकेगी तो डेथ तो सर्टेन हो जाएगा। सो दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। डू द फाइव, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें हम करते रहे ताकि हम इस पर चेक लगा सके। बड़े बड़े जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं उन लोगों ने ये चीज़ों को बताया है नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो हम इन 5 चीज़ों को फटाफट देख लेते हैं, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप या आपसे जुड़े हुए लोग कहीं भी अगर इस बीमारी से ग्रसित है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद, जानने के बाद, उनको इन 5 सजेशंस को ज़रूर देना है आपको, ठीक है। नाउ
पहला है गेट एन एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप एट अ हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर। जहाँ पे हेमोफीलिया की ट्रीटमेंट सेंटर है वहाँ पे आप जाओ और एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप के लिए उसके एनुअली आप जाओ, हर एक साल उसको चेकअप कराओ कि आपको है या नहीं। इससे आप क्या करोगे, रहोगे क्लियर रहोगे। नाउ हमें वैक्सीनेटेड होना है ना। वैक्सीनेट क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन उसको प्रिवेंट करता है। अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो उसके लिए आप जाइए, वो लीजिए। ट्रीट ब्लीड्स अर्ली एंड एडिक्वेटली। जो ब्लीडिंग्स होती है उसको बहुत जल्दी और अच्छे से उसको ट्रीट करना चाहिए हमें। डू द फाइव, हम ये फाइव बात करें ना। फोर्थ इज एक्सरसाइज एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट टू प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हर एज ग्रुप के लिए, हर सेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेल हो फीमेल हो, एक बच्चा हो, एक यंग व्यक्ति हो या एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। हम एक दिन में अपने लिए आधे घंटे, 40 मिनट्स, 1 आवर्स, जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबल। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो फिर भी आपके पास 30 पुशअप्स करने के टाइम तो डेफिनेटली होंगे, 2 से 3 मिनट लगता है 30 पुशअप्स करने में, राइट। ये बहुत ज़्यादा मैं टाइम बता रहा हूँ, फिर भी तो एक्सरसाइज करना और हेल्दी मेंटेन करना, हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने जॉइंट्स को बचा सके, जॉइंट्स पे आपके एक्स्ट्रा वेट ना पड़े। आपके वेट बॉडी के बढ़ेंगे, जॉइंट्स स्ट्रांग नहीं होते, याद रखिएगा। नाउ फिफ्थ इज गेट टेस्टेड रेगुलरली फॉर ब्लड बोर्न इन्फेक्शन। ठीक है, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन के लिए आप रेगुलरली अपना टेस्ट कराए। तो ये टोटल 5 ऐसे सजेशंस है जो आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आपके जो प्रियजन है, आपकी फैमिली, मतलब हम सब फैमिली, यूट्यूब फैमिली एंड आपकी अपनी फैमिली, उन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स क्या है इनके। द कॉमन साइंस ऑफ हेमोफीलिया इंक्लूड ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स, जॉइंट्स में ब्लीडिंग होती है, हमने बात किया। स्वेलिंग होती है, पेन होता है ना। टाइटनेस आ जाती है जॉइंट्स में, नीज में, एल्बोज में, जहाँ एंकल्स में, आप समझ रहे हो, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे स्वेलिंग आती है, पेन होता है टाइटनेस की वजह से। नाउ ब्लीडिंग इनटू द स्किन, स्किन मसल के अंदर भी ब्लीडिंग होती है, वो भी हार्ड हो जाते हैं। बिल्डअप ऑफ ब्लड इन द एरिया, वहाँ पे खून के थक्के से जम जाते हैं, राइट। तो दिस टाइप्स ऑफ डिजीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है सीरियसली, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड से रिलेटेड है जो हमारे लाइफ को रेगुलेट करती है। तो इसे बहुत सीरियस लेने की बात है। और क्या होता है, और क्या होता है, माउथ, मुंह, गम और हमारा जो ये मसूड़े होते हैं ना, उसमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है ना, ऑन द वेरी सीरियस नोट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जाइए चेकअप करवाइए। और प्लीज़ अगर कोई ऐसे है तो उनको भी सजेस्ट कीजिए। नाउ साइंस एंड सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, ब्लीडिंग में हमने बताया कि ब्लीडिंग ऑफ माउथ होती है, राइट। एंड उसके बाद क्या होता है, आफ्टर करक्यूमिनेशन सर्जरी परफॉर्म द मेल, जैसे मान लो कभी सर्जरी होती है, उस टाइम पे माल जैसे कि ब्लेड होते हैं हमारे मुस्लिम भाई, जो उनके जो हमारे इस्लाम में इस चीज़ को माना जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, एक सर्जरी होती है। ज़्यादातर आप उसको कह सकते हो कि अभी तो उसको अनप्रैक्टिस कर दिया गया, बट मेल एंड फीमेल दोनों के साथ ये चीज़ें होती हैं। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी टॉपिक पे बात किया है। उसको अलग अलग लैंग्वेज में बहुत कुछ बोलते हैं, मैं उस वर्ड को यहाँ यूज़ नहीं करना चाहता। बट आप जानते हो कि हमारे जो प्राइवेट ऑर्गन्स है, उनको उनको रेजर्स यूज़ किया जाता है ड्यू टू डिफरेंट बिलीव्स, उनके अपने कल्चरल ट्रेडिशन बिलीव्स हैं, उसके वजह से। तो अगर इस सिचुएशन में किसी बच्चे को अगर मान लो होता है कि उनको हेमोफीलिया है, राइट। तो अगर उनको हेमोफीलिया है तो उस सिचुएशन में अगर उनके साथ ये प्रैक्टिस की जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग रुकेगी नहीं, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड डेथ होना तय है। नाउ ब्लीडिंग आफ्टर हैविंग शॉट्स, मान लो वैक्सीन सच एज वैक्सीनेशन, अब वैक्सीनेशन लगाया, आपको इंजेक्शन देने के लिए इंजेक्शन दिया गया, बट एक छोटी सी लीक और वहाँ से फिर ब्लड रुकना बंद होगा नहीं, एंड फ्लो 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 नाउ ये रुकता है नहीं, और ये बहता जाएगा और ये डेथ हो सकती है। ब्लीडिंग इन द हेड ऑफ एन इन्फेंट आफ्टर डिफिकल्ट डिलीवरी, एक बहुत ही डिफिकल्ट, मान लो डिलीवरी हो रही है, एक नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में एक डिफिकल्ट डिलीवरी हुई, उस टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है बच्चों के सर से। तो उस टाइम पे अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है और वो बच्चा अगर कैरियर है हेमोफीलिया का, देन द चांसेस इज कि बहुत कम चांसेस उनको बचने के लिए। नाउ ब्लड इन यूरिन एंड और स्टूल, है ना। तो अगर हमारे यूरिन को भी एक्सट्रेशन जो बॉडी से होती है, जो मान लो ब्लड निकल रहा है या स्टूल है हमारे, अगर उसमें ब्लीडिंग आती है तो वो भी चीज़ प्रॉब्लम है। ठीक है, ये सिम्टम्स है, ये दिखाती है ये चीज़ को। फ्रीक्वेंट एंड हार्ड टू स्टॉप नोज ब्लीड, इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर आपके नाक से या किसी के नाक से खून निकल रहा है और नहीं रुक रहे हैं वो खून, तो ये सारी चीज़ें साइंस है, ये दिखाती है, ये साइंस है और सिम्टम्स है कि इनको हेमोफीलिया हो सकता है, हेमोफीलिया हो सकता है। नाउ टाइप्स, कितने तरह के हेमोफीलिया होते हैं, ठीक है। इतना टेंशन नहीं लेना, हम इसे लाइटली लेनी है। देखिए लाइटली भी, इतना भी लाइट नहीं लेना, हमें सीखना है और इसे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें जानना है। इससे जब तक हम अपने दुश्मन को जानेंगे नहीं, हम उनसे लड़ नहीं सकते। सो आपके एग्ज़ाम हो, आपके काम हो, आपके
आपके यार हो, आपके दोस्त हो, जो भी हो, उनको जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो बीमारी है, खतरा है हमारे लिए, तो हमारा दुश्मन है ये। तो इसके बारे में जानेंगे। दो प्रकार के होते हैं हेमोफीलिया। कौन कौन सी? चलिए, एक तो होता है फैक्टर 8 रिक्वायर्ड होती है इसमें ब्लड क्लॉटिंग के लिए, उसके डेफिशिएंसी से हो जाती है, उसे हम कहते हैं हेमोफीलिया ए। एंड दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हेमोफीलिया बी। तो नाउ अब हम देखेंगे कि क्यों इसे अलग अलग नाम दिया गया, आखिर अंतर क्या है। चलिए, यह एक सबसे सामान्य प्रकार का है। कौन? हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए एक सामान्य प्रकार की रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक फैक्टर 8 की कमी से होता है। मैंने आपको बताया हेमोफीलिया डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, याद रखिए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है हेमोफीलिया ए। एंड हेमोफीलिया बी जो है वो फैक्टर 9 के डेफिशिएंसी से होता है। एंड अबाउट 20% ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम इट। 20% लोग जितने हेमोफीलिया से ग्रसित है, उसके 20% लोग हेमोफीलिया बी से ग्रसित होते हैं। तो ये थे इनके प्रकार। नाउ वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम कब मनाते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट है, दिस इज 17 अप्रैल। और ये जो डेट है ना, वो किसी व्यक्ति के ऑनर पे मनाया जाता है, उनके बारे में हम आगे में देखेंगे। बट इस बार जो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाई गई है 2020 में, उसका थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व। गेट प्लस इन्वॉल्व, ये देखिए बहुत सुंदर सा लोगो है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2020 अप्रैल 17। ठीक है, अभी मनाएंगे हम इसको। आई एम वेरी सॉरी, अभी मनाएंगे 17। तो इसको हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं कि हमें इन्वॉल्व होना है, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम इन्वॉल्व हो, आप अवेयर हो और लोगों को अवेयर करो। इन्वॉल्व होते हैं इस टॉपिक में और इसको सही से लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपके रिलेटेड कभी भी किसी को ऐसा हो कि उनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, या जो भी केसेस मैंने अभी पीछे मैं बताया आपको, ऐसी अगर सिचुएशन कहीं भी आप देखो, तो प्लीज़ सजेस्ट ऑल दैट, डू 5 थिंग जो मैंने आपको सजेस्ट किया था। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज एन इंटरनेशनल अवेयरनेस डे फॉर हेमोफीलिया एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, राइट। तो अभी हमने बात की, अभी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1889 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया द्वारा की गई थी। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया, WFH, इट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? 1889। और जो व्यक्ति की मैं बात कर रहा था जिनके ऑनर में, तो उनके जन्मदिन उन पे रखा गया था। उस व्यक्ति का नाम है फ्रैंक स्नोबेल। फ्रैंक स्नोबेल के नाम पे ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया ने इस डे को 17 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर हेमोफीलिया का नाम दिया। और हम लोग इसको एज अ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसका थीम है गेट प्लस इन्वॉल्व इन 2020। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसके कुछ अलग नाम भी है, इनके कुछ अलग नाम क्या है? इनको कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज, है ना। ब्लीडर्स डिजीज, ब्लीडर्स का मतलब क्या होता है? खून बहना, है ना, जो खून, जिनके खून बहते हैं। तो बहुत सिंपल सी है नाउ। और हेमोफीलिया बी इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज, है ना, क्लॉटिंग फैक्टर 9, राइट। क्लॉटिंग फैक्टर 9 की वजह से, उनके कमी की वजह से इसे हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। नाउ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात कर ले। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद बहुत किसी को पता नहीं होगी, जिनको पता बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अच्छे से सुनिए। ये हेमोफीलिया की तीव्रता व्यक्ति के रक्त में क्लॉटिंग फैक्टर की मात्रा में कमी पर निर्भर करती है। ठीक है। इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, के लिए यह माना जाता है कि वह हेमोफीलिया बी की वाहक थी। विक्टोरिया, इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया, आपने उनका नाम सुना होगा, वो भी इसकी वाहक थी ना। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, स्पेन और इनके जितने भी रॉयल फैमिलीज है ना, ये इनके इस रोग से प्रभावित थे। इसी कारण इनके पूरे फैमिली को द रॉयल डिजीज होने का, इसी को पूरा रॉयल डिजीज कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसके रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि 19 और 20 सेंचुरी में जो रशियन अम्पायर, जर्मन अम्पायर, इंग्लैंड एम्पायर, इनके रॉयल फैमिलीज हैं, वो भी इनके करियर थे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल ब्लड Transfusion Council, people suffering from hemophilia of all states, union territory are provide free blood under National AIDS Control Program Organization. So यहाँ पे मुक्त खून उनको दी जाती है, किनको? जो लोग अलग अलग यहाँ पे हमारे स्टेट में, हमारे इंडियन स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको फ्री में ब्लड दी जाती है। सो दिस इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसके बारे में हमने देखा। अब नाउ जब इतना कुछ बात कर लिया है, तो एट लास्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी। ट्रीटमेंट आखिर कैसी होती है, थोड़ा सा हम इसको जानेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, रिप्लेस करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट में रिप्लेस किया था। देखिए, हम लोग तो इसको कुछ कर
कर नहीं सकते, क्योंकि ये वंशानुगत है, ये फैलते जाता है। और अभी जो हम लोग अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है कि जीन एडिटिंग की बात होती है, तो जीन एडिटिंग में कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन तो हम निकालेंगे। बट फॉर नाउ अभी जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट है वो है कि हम क्या करते हैं, जो मिसिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर हमने बात किया, फैक्टर 8, फैक्टर 9 की हमने बात की, उसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कैसे करते हैं, कमर्शियल प्रिपेयर्ड फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, मतलब ऐसे हम हमारे पास ना कुछ ऐसे कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं, जो बाहर से बने होते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रेट्स होते हैं जिन्हें हम इन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी के अंदर। और वो रिप्लेस करते हैं हमारे किसको, हमारे फैक्टर्स को, और उनको ब्लड क्लॉट करने के लिए मजबूर करते हैं, ताकि हमारा खून रुके नाउ। और एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है याद रखने का, वो है प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस क्या होते हैं, इन्फ्यूज़न करते हैं जब हम इन चीज़ों की, जब ये कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, मतलब एक तरह का, आप मान लो एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो अपने हम बॉडी में इंजेक्शन से डालते हैं, और वो हमारे बॉडी को जाके ये कहता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस शुरू करो। तो इसको जब हम अपने रेगुलर बेसिस पे जब इन्फ्यूज़न ये करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोफिलैक्सिस। तो प्रोफिलैक्सिस आप याद रखना, ये हेमोफीलिया से रिलेटेड है और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। This is all for this lecture. Be updated with India Updated, and be safe with hemophilia, and be aware, keep the people aware. So thank you.